हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ लॉज में हम डिस्कस करेंगे टू डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल। यहाँ सर्किट में आप देख रहे हैं दो सेल जिनके ईएमएफ्स हैं E1 E2, R1 R2 हैं इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस, और दोनों सेलों को हमने पैरेलल में इस तरह कनेक्ट किया है कि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल साथ में जुड़े हुए हैं। यह है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस। तो इस प्रॉब्लम में हम किरचॉफ लॉज लगाकर इन दोनों सेलों को एक सिंगल सेल में रिड्यूस करेंगे। ये मैंने बना रखा है इक्विवेलेंट सर्किट। ई इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दोनों सेलों का, और ये है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इसी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप चाहें तो रट भी सकते हैं। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सीधे आपको इन फॉर्मूलों को यूज करके उसको सॉल्व कर देना है। क्या याद रखेंगे कि इन दोनों सेलों का जब दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल साथ में जुड़े हुए हैं तब इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है E1 R2, पहले सेल का ईएमएफ और दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। बस ये हमको याद कर लेना है। अब यदि इन दोनों सेलों में से किसी एक को रिवर्स कर दें, जैसे इस E2 को रिवर्स कर दिया, मतलब क्या हो गया, E1 का पॉजिटिव टर्मिनल E2 के नेगेटिव से यदि कनेक्ट हो गया तो है तो वो पैरेलल में, पर E2 है रिवर्स्ड, और तब E2 को हम यहां माइनस साइन के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे, पर यहां R1 प्लस R2 ही आएगा। तो रटना आसान है इसको। ई इक्विवेलेंट कितना होता है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा प्रोडक्ट अपॉन सम, पैरेलल वाला फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये रिजल्ट्स हैं, इनको हमें अभी डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे, किरचॉफ के लॉज से। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ABCD, और इसको बोल देते हैं XY। अब जैसी सर्किट क्लोज होगा तो क्या होगा, इस सेल से मान लो करंट ड्रॉ हुआ I1 और इस सेल से करंट निकलता है I2, और यहां हम जंक्शन रूल या किरचॉफ का करंट रूल लगा देंगे। तो ये होगा टोटल करंट कितना, I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल या लोड रेजिस्टेंस। यदि इस सेल से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है उतना ही यदि करंट ड्रॉ करता है एक सेल, जितना कि दोनों से मिलकर इसने करंट ड्रॉ किया था उतना इस अकेले से यदि करंट ड्रॉ कर रहा है, तो फिर ये ईएमएफ कहलाएगा इक्विवेलेंट E1 और E2 का। यही हम जानते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है। एक इक्वेशन इसके लिए भी हमको बनाना पड़ेगी। तो पहले यहां आते हैं, तो एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गया है KCL से, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसकी सॉल्विंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि किरचॉफ लॉज आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो अभी हम पहले ये वाली मैश सिलेक्ट करते हैं। यहां से मैं चलना शुरू करूंगा और इस तरह से घूमता हुआ वापस A पर आ जाऊंगा। और कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैं मैश ए से मैं स्टार्ट करूंगा, A X Y D और A। इस मैश के लिए एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्सिंग करते हुए किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाऊंगा। क्या है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की किसी भी क्लोज्ड मैश में चेंजेस ऑफ पोटेंशियल्स का सम 0 होता है। तो जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे ए से, तो इधर तो कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। जैसे ही ये एनकाउंटर करेंगे कैपिटल R, तो इसमें करंट कितना है, I, और करंट की डायरेक्शन में होता है ड्रॉप, यानी ड्रॉप आएगा IR का, और इसको माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो माइनस IR। फिर ऐसे जाएंगे तो इसमें कितना करंट है, इसमें भी I1 ही है। आपको मालूम है कि सेल से जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है नेगेटिव से उतना ही अंदर चला जाता है। तो इधर कितना करंट है, इसमें है I1, यानी आएगा माइनस I1 R1। ठीक है।
और यहाँ ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस E1 इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन हो गई एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए। इसमें से I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें से I1 निकाल के रख लेते हैं। I1 कितना होगा, तो वो होगा E1 माइनस IR अपॉन स्मॉल r1। ये इक्वेशन 2, ये हो गया I1। इसी की वैल्यू हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब अब हमारा एजेंडा है I1 I2 फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। अब I2 निकालते हैं। I2 कितना होगा, तो उसके लिए ये मैश सिलेक्ट किया मैंने नीचे वाला। और कैसे जाना है, एंटी क्लॉक या क्लॉक कैसे भी जा सकते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं किस मैश की, मैश यहां से शुरू करेंगे बी से, बी एक्स वाई। कॉपी पेन लेके आप भी साथ में करना, क्योंकि वो रिजल्ट आपको तब तक याद नहीं होगा जब तक आप एक बार इसको कर नहीं लेंगे सॉल्व। और कर लेने से एग्जाम में वो सब रिकॉल हो जाएगा, पुराना किया हुआ, आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको जरूर करना। अब कैसे घूम रहे हैं हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, बच्चों के, कि एक मैश में यदि क्लॉकवाइज हैं तो दूसरी में भी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक में क्लॉक दूसरे में एंटी क्लॉक चल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आप बी से शुरू किया तो इधर तो कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। इधर क्या आएगा, ड्रॉप। कितने का ड्रॉप, आई आर का ड्रॉप। उसके बाद इधर भी क्या आएगा, ड्रॉप। इसमें करंट है I2, यानी माइनस I2 स्मॉल r2। और अब क्या आएगा, राइज, मतलब प्लस E2 इक्वल्स 0। ये मैश की इक्वेशन। और इसमें से फाइंड आउट करना है हमको I2। देयरफॉर I2 इज कितना हो गया, I2 आ गया E2 माइनस IR अपॉन R2। ये इसलिए भी सॉल्व करना जरूरी है, कभी कभी हमको किरचॉफ लॉज लगाने भी पड़ जाते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट काम नहीं करता, इसलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ये हो गया I2 और दोनों की वैल्यूज अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। और इसके लिए भी एक इक्वेशन लिखेंगे और फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे। हाल फिलहाल I इज इक्वल टू I1, मतलब ये, तो I इज इक्वल टू क्या लिख लें, E1 अपॉन R1। इसको डिवाइड कर लिया है मैंने। यहां से एक आएगा E2 अपॉन R2। ये दो टर्म्स माइनस साइन कॉमन लेकर IR कॉमन कर देते हैं। IR कॉमन कर लिया, माइनस साइन है इसमें भी माइनस है, माइनस IR बाहर करेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसा हो जाएगा। ऐसी एक इक्वेशन बनाने के बाद इसको भी इधर ट्रांसपोज करके और I कॉमन कर लेते हैं। और I यदि कॉमन करेंगे तो एक तो यहां बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा, R टाइम्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको फिर से हमको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करके मैं बस अभी कर देता हूं, फिर फाइनल रिजल्ट हमको रट लेना है। तो ऐसी बनी है हमारी इक्वेशन। अब इस पूरी इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय क्यों कर रहे हैं अभी आएगा समझ में आपको। डिवाइडिंग बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो क्या होगा, तो यहां तो ये I आ रहा है और फिर यहां नहीं था वो, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस 1। ऐसी एक टर्म आएगी, इधर से हट जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और इधर क्या होगा, इधर भी नहीं थी ये टर्म, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और साथ में ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस 1। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका जो भी नाम रख दें, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन A। अब क्या करेंगे, अब इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए इक्वेशन लिखेंगे किरचॉफ लॉ से। सिंगल लूप है, इस तरह घूमते हुए लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस IR
यहां पर ड्रॉप, इधर भी क्या होगा, ड्रॉप आई इंटू स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस ई इक्विवेलेंट, ठीक है। और सही लिखा है मैंने ये, इधर ड्रॉप, इधर भी ड्रॉप, और इधर राइज, बिल्कुल ठीक लिखा है। और ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इन, और इज इक्वल टू 0 तो मुझे लिखना ही था। और इसमें से आई, ये दोनों टर्म्स ट्रांसपोज करके उसमें से आई कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, एक बचेगा आर इक्विवेलेंट और दूसरा बचेगा कैपिटल आर। और ये इक्वेशन हो गई बी। और क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट सर्किट ही तो है। तो अब आप आराम से इनको जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल आर तो देखो दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, आई भी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब यही है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये वैसे भी जनरल फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है दो ही सेल्स हों, कई सारे डिसिमिलर सेल्स पैरेलल में होंगे, तब क्या करेंगे, तब यहां और टर्म्स आने लगेंगी, 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन। दो हैं सिर्फ, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, इधर आएगा एलसीएम R1 R2, रेसिप्रोकेट होकर R1 R2 ऊपर, और नीचे आ गया R1 प्लस R2। और फिर सबके पॉजिटिव टर्मिनल साथ में जुड़े हों या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया आर इक्विवेलेंट के लिए। और अब ई इक्विवेलेंट कितना है, ई इक्विवेलेंट कितना है, तो ये है ई इक्विवेलेंट, ये बनाया हुआ है हमने, E1/R1 ऐसे लिखेंगे पहले इसको, E1/R1 अपॉन E2/R2, ये आएगा टर्म, और नीचे नीचे आएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये ऐसा इसलिए लिखा है मैंने कि कई सारे सेल्स हो सकते हैं, बस इस वाले फॉर्मूले में, इक्विवेलेंट वाले में, यदि कुछ सेलों के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होंगे आपस में तो उनको फिर माइनस साइन के साथ में लेना है। अब केवल दो सेल्स होंगे तो इक्विवेलेंट कितना, जो अभी हमने फॉर्मूला याद कर लिया था, इक्विवेलेंट कितना, तो वो कितना हो जाएगा बोलो, E1R2 प्लस E2R1, ये न्यूमरेटर में एलसीएम लेने पर, इधर आ रहा है R1 R2, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा R1 प्लस R2, ये कैंसिल, ये हमारा रिजल्ट हो गया। मतलब फाइनली हमको क्या रटना है, हमको रटना ये है, जनरली दो ही सेलों के लिए क्वेश्चन आता है, इसलिए ये जनरल फॉर्मूले पता नहीं काम आएंगे कि नहीं, पर इसको जरूर आपको रट लेना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और ई इक्विवेलेंट कितना होता है, ई इक्विवेलेंट होता है E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये क्वेश्चन करेंगे जो एम्स में पहले पूछा जा चुका है। क्या बोल रहे हैं हमसे, द वैल्यू ऑफ करंट आई फॉर द सर्किट बिलो इज, ये करंट हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दें आप, तो देखो ये सेल और ये सेल आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल साथ में जुड़े हुए हैं। इन पर ध्यान दिए बगैर हमको पहले ऐसे सोचना है कि ये वही प्रॉब्लम है, टू डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल, इनको हम मान लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंसेस, इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल का ये, और इनको भूल कर हाल फिलहाल, और हम एक इक्विवेलेंट सेल पहले बना लेंगे, मतलब उसको रिड्यूस कर लेंगे इन दोनों सेल्स को। अब हमको पता है कि ई इक्विवेलेंट कितना होता है, ई इक्विवेलेंट का जनरल फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, वो होगा EI अपॉन RI, न्यूमरेटर में हर सेल का EMF और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, डिनोमिनेटर में उसका एडिशन, और नीचे क्या आता है, नीचे आता है 1/RI, फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to N, ऐसे याद कर लेंगे। दो सेलों के लिए हमको याद ही है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है समेशन 1/RI।
दो सेलों के लिए प्रोडक्ट अपॉन सम। तो यहाँ तो दो ही सेल्स हैं, तो ये याद नहीं भी आया, वो दो फॉर्मूले याद आ गए तो भी काम चल जाएगा। और दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ वैल्यूज भी दी हैं हमको आर और ई की, मतलब ये सेल है 12 वोल्ट का और ये सेल हो जाएगा 24 वोल्ट का। ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 किलो ओम, और ये 1 किलो ओम, और ये जो बीच में लगे हुए हैं ये होगा 3 किलो ओम, ये होगा 4 किलो ओम। और हमको ये करंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करें अब हम इन दोनों सेलों को रिड्यूस करते हैं इन अ सिंगल सेल। उसका ईएमएफ कितना होगा, तो अभी अलजेब्रिक फॉर्म में ही करें हम। वो क्या होगा E1, इसको E1 मान लेते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 मतलब R अपॉन R1 प्लस R2 यानी 2R प्लस R यानी 3R। और R कैंसिल आउट हो गया, R तो यहां से दिख रहा है कैंसिल हो गया। और ये कितना है 2E, ये भी 2E यानी 4E/3, 4E/3 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा प्रोडक्ट अपॉन सम यानी R इंटू 2R अपॉन 3R। एक R कैंसिल, ये बन गया 2R/3, 2R/3। और R की वैल्यू यदि हम 1 किलो ओम डालेंगे तो ये भी आंसर किलो ओम में आएगा। मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ है वोल्ट में और ये है किलो ओम में। तो अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं सर्किट को। अब तो एक सेल बन गया है ना, इन दोनों सेलों को और इंटरनल रेजिस्टेंसेस की जगह अब हम ये लिख लेते हैं एक सेल कितने का, एक सेल पोलैरिटी ऐसी ही रखनी है जैसी इनकी है, कितने का 4E/3 का एक सेल। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, वो यहां बना देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R/3, 2R/3। अभी लग रहा होगा आपको कि इतनी देर लग रही है, पर देर नहीं लगेगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। मन ही मन में आप बहुत सारा तो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रेजिस्टर कितने का है, ये है 3 किलो ओम का, मतलब 3R का, R की टर्म्स में ही कर रहे हैं हम, E और R की टर्म्स में। और ये है 4R। और यही वाला तो करंट हमको फाइंड करना है जो 4R में से फ्लो हो रहा है, वो करंट हमको फाइंड करना है। इतना काम होने के बाद अब आपका सीरीज पैरेलल वाली प्रॉपर्टीज चालू हो जाएंगी। मतलब मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको लगा देना है सीरीज पैरेलल वाली वो प्रॉपर्टीज। 4R और 3R साफ तौर पर कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, कितना होगा वो 3R इंटू 4R अपॉन 7R, ऐसा होगा ना। एक R कट गया तो ये हो गया 12R/7, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट। और फिर वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, यानी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में आने पर, ये हो जाएगा 2R/3 प्लस 12R/3, 12R/7, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत लंबी है कहानी, इसका मतलब ये हो गया 21, 7 या 21, 7 और ये हो गया 14 और ये 36 शायद है ना, 36 प्लस 4 मतलब 40, 50R/21। ये बहुत डरावना सा आ रहा है, पर देखते हैं आगे हम करके। ये आ गया फाइनल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आने के बाद अब क्या करेंगे, करंट निकालेंगे पहले सर्किट, यानी इस इक्विवेलेंट सेल से कितना ड्रॉ हुआ, कितना ड्रॉ हुआ। ठीक है, ये करंट हमको निकालना है। हो सकता है वो माइनस साइन के साथ आए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मुझे नहीं लगता ये होगी या वो होगी, पता नहीं, देखते हैं आगे। आई कितना होगा 4E/3, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी 27/50R। ये आ गया टोटल करंट। अच्छा हुआ कि ये 7 बार कट गया, और ये भी कटेगा, मत काटें इसे। ये हो गया 28E/50R, 25 भी कर सकते हैं उसे, 14E/25R।
ये आ गया करंट। अब इस करंट ने होना है डिवाइड, यहां से करंट आएगा तो यहां आकर वो जंक्शन पे डिवाइड होगा, और ये दोनों पैरेलल में है तो हमको मालूम है पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो टोटल करंट यानी 14E/25R, और इसके कितने हिस्से कर दें, 7, और इसको कितने दे दें, 3, यानी यहां अब 3 लिख देना पड़ेगा मुझे। 7 से 2 बार कैंसिल, यानी ये हो गया 6E/25R। और अब आ गया है समय वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। मिली एम्पियर में आंसर आ रहा है 6E। यहां लिखता हूं 6E। कितना है, दिया है 12 वोल्ट, तो ये तो वोल्ट में ही है, 12 वोल्ट। 6E/25R, और R कितना है, R है कितना है, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम, किलो ओम है तो इसको ओम बना दिया ताकि आंसर हमारा किस में आ जाए, पहले एम्पियर में आ जाए, फिर मिली एम्पियर में निकाल लेंगे। ये कितना हुआ, 72/25, तो 3 से थोड़ा सा कम, ये हमारा आंसर होगा एम्पियर में। आंसर्स पूछे हैं मिली एम्पियर में, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आंसर क्लोजेस्ट है, यही इसका करेक्ट आंसर है, 2.9 मिली एम्पियर। तो आप देख रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत हमको होती है। और आपको वो जो न्यूज़ में पहले भी दे चुका हूँ इंफॉर्मेशन, कि अब मैंने अपना ओन ऐप पर पढ़ाना शुरू कर दिया है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं जल्दी ही 11th और 12th के बैचेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।